75% हमारा चैप्टर हो चुका है। अब हमारा कुछ परसेंटेज मीन्स की 2 स्लाइड रहती है, चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बाद हम जान लेते हैं हमारे इनकम, स्कोप ऑफ इनकम को और इंसिडेंस ऑफ इनकम को, ये लास्ट टॉपिक रहते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर किसी पर्सन की ये देखना है कि उसकी इनकम कब टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल करने के लिए मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताए थे, या तो उसका अंडर सेक्शन 6 के अंदर उसका स्टेटस देख लो, या फिर अंडर सेक्शन 5 के अंदर ये देख लो कि उसकी इनकम कैसे रिलेट करती है। उसकी इनकम रिलेट करने का मतलब क्या है, समझाती हूँ, सुनो सुनो ये कहानी। और ये जो अगर आपको समझ में आ गया, समझ जाना कि आपका मोस्ट ऑफ कहूँगी, ये मोस्ट ऑफ क्या 100% ही मैं कहूँगी कि आपके जो मार्क्स है वो कटने वाले नहीं हैं। ठीक है, मैं 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, इनकम का मतलब क्या है कि ऐसी इनकम जो कि किससे रिलेट करती हो, इंडिया से रिलेट करती हो। अगर कोई भी इनकम आपकी इंडिया से रिलेट करती है, उस कैटेगरी में आपको टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, किस किस को करना पड़ेगा, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, या फिर नॉन रेजिडेंट को। इनको डिटरमाइन करना ही सबसे बड़ा टास्क रहता है। अच्छा, मैंने कहा रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन है जिसका भारत के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, राइट। अंडर सेक्शन 6 को इसने फुलफिल किया है, उसे तो कहेंगे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मीन्स कि मैंने ये कहा था कि टैक्स को देखेंगे कि कैसे कब कैलकुलेट करेंगे, या तो वो पर्सन क्या होना चाहिए, पर्सन इंडिया से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर पर्सन की इनकम रिलेटेड होनी चाहिए, और उसके बीच में क्या लगा हुआ था, और अगर मैं कहूँ कि मैंने ये सेटिस्फाइड कर दिया तो क्या मैं इनकम की ओर देखूंगी, नहीं देखूंगी। जैसे बेसिक कंडीशन में था कि अगर 182 डेज की सिचुएशन को आपने सेटिस्फाइड कर दिया है तो आप दूसरी की ओर देखेंगे भी नहीं, है ना। इसी तरीके से सेम यहाँ पर है कि अगर आपने पर्सन एज आप एज ए रेजिडेंट हो गए हो तो आप अपनी इनकम की ओर देखेंगे नहीं, आप क्या होंगे, ग्लोबली चाहे किसी भी कोने में बैठे हैं इंडिया के, ठीक है, इंडिया के क्यों, बाहर, आपको सभी की इनकम के ऊपर भारत के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। क्या मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर बोल दूं कि अगर आपकी इनकम एक्रूइंग है या फिर रेजिंग है, कहां पर, इंडिया में, कि यहाँ पर है इनकम एक्रूड है, रेज हुई है, मीन्स की कमा ली है। एक्रूइंग का मतलब क्या है, कमा तो ली है बट अभी मिली नहीं है। रेज का मतलब है कि जहां पर मेन सोर्स है जिसके कारण आपकी इनकम क्रिएट हुई है वो कहाँ है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, अगर आपकी इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, ठीक है, एक्रूइंग एंड एक्वायरिंग आउटसाइड इंडिया हुई है बट रिसीव आपकी इंडिया में हुई है, क्या, इनकम। तीसरा केस क्या है कि अगर एक्रूइंग भी, रेज भी, रिसीव भी, तीनों की तीनों चीज आपकी आउटसाइड इंडिया में हुई है, मीन्स की अब्रोड में, तो उस सिचुएशन में भी इस इनकम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इस ROR को टैक्स देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आंख बंद करके अपना शट डाउन करना, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, ROR को तो हर एक में क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बट देयर इज 2 एक्सेप्शन, नॉट नंबर 1, कि अगर इनकम टैक्स में कोई ऐसी इनकम है जो कि फुली एग्जम्प्टेड है, फुली एग्जम्प्टेड है, तो ऐसी इनकम के ऊपर ना तो आप टैक्स पे करेंगे, ना कोई ROI पे करेगा, कोई भी पे नहीं करेगा। और दूसरा, ऐसी इनकम, मान लीजिए कोई इनकम हुई है, कोई प्रॉफिट हुआ था, बहुत साल पुराना हुआ था और उसके उस टाइम उन्होंने टैक्स वसूल नहीं किया और अब ये कह रहेंगे कि हाँ तुम अब टैक्स दो हमें, तो ऐसी इनकम के ऊपर भी, ऐसे प्रॉफिट के ऊपर भी मैं लिख सकती हूँ नॉन टैक्स्ड प्रॉफिट हुआ
या फिर कोई इनकम हुई, उसके ऊपर भी आपको कभी भी किसी भी इन तीनों में से किसी को भी टैक्स नहीं पे करने। क्लियर है? ये दो बस ये पॉइंट याद रखनी है। क्या इतना समझ में आ गया? मैंने कहा कि अगर कोई ROR है तो ROR तो मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसका भारत के साथ, तो वो क्या होता है, ग्लोबली टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्लोबली टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। चाहे भारत में इनकम कमाई हो या रेज हुई हो, या फिर भारत में केवल रिसीव हुई हो, कमाई है, रेज हुई है, आउटसाइड हुई है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, तो तीनों की तीनों क्राइटेरिया की सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा सुनो, नॉन रेजिडेंट सुनते ही क्या दिमाग में आ रहा है? नॉन रेजिडेंट सुनते ही समझ में आ रहा है कि उसका भारत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने कहा कि मैंने पहली कंडीशन फुलफिल नहीं की तो मैं दूसरी कंडीशन के ऊपर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? हाँ, जाऊंगा। ये कहते हैं कि अगर आपकी इनकम एक्रूइंग और रेजिंग कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। ठीक है? अगर आपकी इनकम एक्रूइंग एंड रेजिंग, अब मैं शॉर्टकट फॉर्म लिख लूँ थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वो क्या हुई है? अब्रॉड में हुई है, और रिसीव आपको कहाँ हुई है? आपको इंडिया में हुई है। क्या ये पहले दोनों केस सेम है? क्या ये सेम है? राइजिंग और एक्रूइंग आपका इंडिया में है, रिसीव आपका इंडिया में है, बट एक्रूइंग राइजिंग सेकंड। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। ठीक है? तीसरा केस है, क्या केस है? कहते हैं कि रिसीव रेज भी हमारी बाहर हुई है, ठीक है, कमाई भी हमने बाहर है, मिली भी हमें बाहर है, तो इस सिनारियो में इस इनकम के ऊपर क्या भारत से कोई लेन देन है? कुछ भी लेन देन नहीं है। ठीक है? पहली बात तो ये पर्सन पहले ही रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है। अच्छा, ये कह रहे हैं, पता है क्या कह रहे हैं कि आप यूएसए में हैं, आप सभी बच्चे आप अपने आप को यूएसए में सेट कीजिए, आपने कमाया वहां, ठीक है, मेहनत वहां करी, मिली वहां पर, क्या आप, मैं कहूंगी कि आपको सरकार को, हमारी भारत की सरकार को आपको टैक्स देना है आपकी इनकम के ऊपर। आप ये कहोगे कि आप कौन हैं? कहोगे ना कि आप कौन, हम कौन? हम दोनों अलग अलग हैं, कि आपका और हमारी कंट्री के बीच में किसी भी तरह का, मेरी इनकम के रिगार्डिंग किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। मैं तो पहले ही रिलेट नहीं करता, मेरी इनकम तो दूर दूर तक भी रिलेट नहीं करेगी। क्लियर है? क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ गया है। अगर ये वाली सिचुएशन है तो एनआर को टैक्स नहीं देना इंडिया के अंदर। अगर इन दोनों में से कोई ऊपर वाली सिचुएशन है तो एनआर को टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकम किससे रिलेट करती है? कहीं ना कहीं आपकी इंडिया से रिलेट करती है, चाहे वो रिसीव हो रही है, चाहे वो एक्रूइंग हो रही है। अच्छा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या कहता है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी इसमें यही है कि जो इनकम है, ठीक है, एक्रूइंग एंड अराइजिंग आपकी इंडिया में हुई है। अच्छा जी, तब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इनकम एक्रूइंग एंड अराइजिंग आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, और रिसीव आपकी इंडिया में है। कहते हैं अच्छा, इन दोनों तीनों सिचुएशन में तो सबको देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, इन दोनों तीनों सिचुएशन में सबको देना पड़ रहा है। बट इसका तीसरा केस अलग है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ जिससे तुम्हें भी आसानी हो जाएगी क्या चल रहा है? अगर आपके बिजनेस, आप यूएसए के अंदर हैं, आपने कमाई वहाँ पे, रेज वहाँ पे हुई, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई, ठीक है, बट अगर उसका कंट्रोल, ध्यान से सुनना, अगर उसका कंट्रोल भारत से हो रहा है, चाहे वो 1% हो कंट्रोल, तो उसके ऊपर NOR को टैक्स देना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो टैक्स भी नहीं देना है। ठीक है, क्लियर है? जो समझाया है वही है, जो हाईलाइटेड पॉइंट थे वो यहाँ पे मैंने दिखा दिए कि इस सिचुएशन में जब इंडिया के, आप पहली बात तो नॉन रेजिडेंट है, अब यहाँ पर ये यहाँ पर तो हर
हालात में हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तब हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, पहली बात तो जब इंडिया से रिलेटेड है इनकम आपकी, और दूसरा आपकी बिजनेस जो है वो भारत से रिलेटेड होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट है, ठीक है। NOR क्या है, सॉरी ओ माय गॉड, ये बच्चे यहाँ NOR आएगा, यहाँ पे NR आएगा, बाय द मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। जब आप इसकी PDF लेंगे तब आपको ठीक होके मिलेगी, ठीक है। ये NR है। अब NR पहले ही भारत का निवासी नहीं है, तो पर्सन होने का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या मीडियम रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका रिलेशन देखेंगे इनकम के साथ। अगर इनकम का रिलेशन कुछ भी % आपके भारत से रिलेट करता हो तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, अगर नहीं करता है तो नहीं देते। ये एज पर सेक्शन 5 है। कंप्लीट इंसिडेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आसान था, आप इसको ऐसे थ्योरी में भी लिख सकते हो एज इट इज लाइन को, और आप इसको कुछ इस तरीके के भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए स्पेशल बनाया हुआ है शॉर्टकट, जो मैं वैसे ऑफलाइन पढ़ाती हूँ वहाँ पे मैंने दिखाया था, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे हैं, आप इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए है, 20-21 पॉइंट है, ये आप होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 से 6 पॉइंट मैं आपको करा देती हूँ। ये कहते हैं कि सैलरी इनकम है, रिसीव हुई है इंडिया के अंदर फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन द सिंगापुर। कहते हैं सिंगापुर भारत का हिस्सा है, इंडिया भारत है, ठीक है। ये कहते हैं कि रेंडर का मतलब होते हैं दी है, मीन्स की एक्वायर और अराइज कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया हुई है, बट आपको रिसीव कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है। अब ये बताइए कि कौन सा क्राइटेरिया, मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई थी, 1, 2, 3, इनमें से सेकंड वाली है सेकंड वाली, तो ये NORI NRI तीनों पर्सन क्या करने वाले हैं, इसको पे करने वाले हैं, ROR NOR और NR, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जाता है बेटा आपके पास इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन इन इंडिया, प्रोफेशन आपका इंडिया में है बट रिसीव कहाँ हुआ है, जर्मनी के अंदर। जब ये आ जाए ना एक्वायरिंग और अराइजिंग इंडिया में, आंख बंद कर लेना, और आंख बंद करके क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट सब में कॉमन था, तो सबके ऊपर आपको टैक्स होने वाला है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी इनकम इज द युगांडा आउट ऑफ विच ₹240 लाख आर रिमिटेड टू बी द इंडिया। ठीक है, एक और नया पॉइंट आया है, सुनो इस बात को। कहते हैं कि अगर आपको ये लिखा हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि रिसीव्ड है और रिमिटेड है, रिसीव और रिमिटेड कभी भी इक्वल नहीं होते। रिसीव का मतलब होता है एक्चुअल आपके हाथ में आ गया, रिमिटेड का मतलब होता है कि आपने कमाया, कमाने के बाद हाथ में आया, फिर उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। मीन्स कि रिसीव कहाँ हुई है, अब्रॉड के अंदर हुई है, फॉरेन में हुई है, ठीक है। देन उसके बाद लेटर ऑफ, देन उसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसी इनकम को हम कभी भी इंडियन इनकम नहीं कहेंगे। अगर ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाती, बीच में कोई भी पॉइंट अब्रॉड का नहीं होता, तो हम उसको क्या मानते, हम सभी जगह कैलकुलेट करते। बट यहाँ पे रिमिटेड क्या हुई है, इंडिया में 240 हुई है। तो इस सिनारियो के अंदर देखो, ROR के अंदर तो आंख बंद करके देखो, सब में पे होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबली आपको क्या करना है, टैक्स पेमेंट करनी है इंडिया के अंदर। बट इन केस यहाँ पर आ रही है रिमिटेड का केस, तो इस केस में आपको बाकी के अंदर पेमेंट नहीं करनी है। समझ में आ रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया भाई, ओके, देखो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी इनकम इन द युगांडा। ये पता है कहाँ की डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, ये है आपका अफ्रीका के अंदर है, नॉर्थ पता नहीं, ईस्ट की तरफ के एरिया है, अफ्रीका का पार्ट है। अब बाकी ROR के अंदर तो हो जाएगा, बट NOR हुआ या फिर NR हुआ, इनके अंदर नहीं होने वाला, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, क्या एग्रीकल्चर इनकम अगर वो इंडिया की होती तो तीनों में से किसी को नहीं देना था। अब एग्रीकल्चर इंडिया की नहीं है, केन्या की है, ठीक है। ROR को तो देना ही देना है, बाकी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक है, कि इसका बिजनेस कंट्रोल यहाँ से होता है। अब फॉरेन में कमाया है, फॉरेन में रिसीव हुआ है, फॉरेन में ही अराइज हुआ है, तो NR देगा नहीं। वही बात हो जाएगा, तुम अपने रास्ते मैम, मैं अपने रास्ते, मेरी कमाई मैं अपने पास रखूंगा, USA में दूंगा, USA की सरकार को दूंगा, इंडिया को क्यों दूं मैं, है ना। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम द इंडिया। कहते हैं कि ऐसा प्रॉफिट है जो कि आप
बिजनेस से हुआ है, नेपाल के अंदर ऑपरेट हो रहा है, बट कंट्रोल भारत से हो रहे हैं, तो ROR तो है ही है, NOR भी है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? चेकआउट करो। NR क्यों होगा भाई? सब बच्चे अरे NR क्यों होगा बताओ? NR तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका भारत से कोई रिलेटेड है ही नहीं, कंट्रोल भारत से था तो हमने NR में डाल दिया। ये आपका थर्ड पॉइंट अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप है अपनी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, इसका आंसर भी मैंने नीचे दिया हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस स्टार्टिंग में करेंगे तो ऑब्वियस बात थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, और आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ₹9 आपको इसके लिए पे करना होगा। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, ये सभी देखो, सभी यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। क्या रेजिडेंशियल स्टेटस आप अगर अपनी बुक खोल के देखेंगे ना, सभी यूनिवर्सिटी, मैं स्पेशली इग्नू यूनिवर्सिटी को भी टारगेट बता रही हूँ, मैं इग्नू यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली है, ठीक है, आपकी DU यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली है, CU यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली है, PU यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली है, KUK यूनिवर्सिटी, CRSU, GJU, IJU। मैंने जब आपका फर्स्ट लेक्चर लिया था तब मैंने आपको यही बात समझाई थी कि आप इस तरीके की रिपीटेड ये पुराने सवाल मत किया करो, हैं। ये लिया था मैंने लेक्चर, तब मैंने बताया था कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हर लेक्चर में पूछोगे तो मज़ा क्या आएगा इस चीज़ों की। तो क्या अब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब समझ में आ गया कि एक्चुअल में होता क्या है? यस या नो? यस, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, बच्चों के पास शेयर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आसान तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ विथ नोट्स के साथ।